और पिछले क्लास के अंदर मैं क्या लिखवाया था मैं, और आपको ये लिखना पड़ेगा कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है, बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, पहले टॉपिक्स में दे रखा है भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हालांकि अभी तो कोई भी एक्सपेक्ट्रम की बात नहीं है, तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना लिख के आप सीधा सीधा एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर बोलिएगा कि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कौन भाई? रदरफोर्ड का। तो यही इसकी लिमिटेशन था। यहीं से हम लोग आगे चलते हैं और बोर एटॉमिक मॉडल की ओर मुझे मूव करना था, लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले मुझे एक दो चीज़ों को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला चीज़ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 50 हो गया, वाह। इसमें तो कुछ 11 क्लास के स्टूडेंट भी होंगे। 11 क्लास वाले मैसेज कर देना, जो मेरे स्कूल के बच्चे होंगे वो। उनका टॉपिक ना कोई बच्चे छूट गए, रंगों को बोला था कि जिनका छूट गया है वो यहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छा, तो ये काम करना था मुझे। आगे चलते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले मैं आपको लीडिंग ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ाने वाला हूँगा। मतलब ये कि बोर एटॉमिक मॉडल किन किन बेसों पर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को उन्होंने फेल कर दिया या उनके कमियों को दूर कर पाया। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम लोग मूव करने वाले होंगे, और उस पॉइंट को मैं बोलता हूं, उसका नाम है दैट इज नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। यहां से देखना पक्का हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले होंगे नेचर ऑफ लाइट। तो हेडिंग डालिएगा, अब से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट को हो सकता है 11th क्लास या दूसरे बुक्स के अंदर में कभी कभी ये नेचर ऑफ EMR भी लिख देता है। तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, EMR। EMR को हम लोग क्या बोलते हैं? तो EMR का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यही को हम लोग अभी समझने वाले होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। चलिएगा देखिएगा क्या क्या है, इसको मैं समझाते जाता हूं कि नेचर ऑफ लाइट या नेचर ऑफ EMR को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी दिया गया था। देखिएगा कौन कौन सा थ्योरी है। तो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने की दो थ्योरी मैं लिख रहा हूं। पहला थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी, या आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो वेव नेचर। या नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एक तो हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो मैं यहां पर लिखता हूं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और इसको हम लोग एक दूसरा नाम से जानते हैं दैट इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। हिंदी में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं कणिका सिद्धांत। तो ये जो नेचर बताया था उस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इसको दिया किसने था? न्यूटन ने। तो मैं ये बता देता हूं, बहुत कम बुक्स के अंदर में लिख रहा था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इसको हम लोग बोलेंगे कणिका सिद्धांत। मैं ऊपर में कहीं पर मेंशन भी कर दे रहा हूं कि इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, सिद्धांत, कणिका सिद्धांत। और दूसरा जो दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, और इसको दिया था एक्चुअल में हाइगन ने। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँगा वेव नेचर ऑफ लाइट। तो चलिएगा, जिनका 11th क्लास के अगर बच्चे यहाँ पर होंगे और उनको लगता है कि आप ये पढ़ लिए हो, देखो आपके बाद पढ़ाने वाला होंगे, कुछ अलग तरीका होगा। तो वेव नेचर ऑफ लाइट और दूसरा कणिका सिद्धांत, मतलब कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आपके बुक्स के अंदर में इसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, पहला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट की तरह से। लेकिन 11th क्लास के बुक के अंदर में वो कुछ इस तरह से लिखे रहता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज नॉलेज की बात बता देता हूं कि इस सिद्धांत को दिया था एक्चुअल में न्यूटन ने और इसको दिया था हाइगन ने। देखना बहुत बुक्स के अंदर में क्या लिखे रहता है कि वेव नेचर ऑफ लाइट को श्रोडिंगर ने बताया था, नहीं है। एक्चुअल में जहां तक मेरा बेस्ट नॉलेज है वहां तक बता रहा हूं, किसको दिया था? हाइगन ने। चलो इन दोनों का मतलब आपको समझाने वाला हूंगा, बट इससे पहले मैं आपको समझाऊं, लेकिन कुछ मैं आउटलाइन बता देता हूं कि देखिएगा यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बुक्स के अंदर में डायरेक्ट पूछ ली जाएगी। उसमें से पहला क्वेश्चन देखिएगा, पार्टिकल थ्योरी के अंदर में मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूंगा दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक
क्वांटम थ्योरी। तो मैं यहाँ पर से लिख दिया दैट इज प्लांक क्वांटम थ्योरी। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये क्वेश्चंस 100% आता है, और अगर 11th क्लास के बच्चे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ चुका है अभी अभी, जस्ट 1 या 2 मार्क्स के अंदर में। अच्छा, इसके अंदर में हम ये पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और पढ़ने वाले होंगे, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप कोई भी जिसके पास भी अनसॉल्व होगा, अभी आप खोल के देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। लेकिन वेव थ्योरी के अंदर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँगा, वेव थ्योरी के अंदर में आपको पढ़ाने वाला हूँगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे नहीं, इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे EMR, जिसका फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है विद्युत चुंबक की तरंगे। हिंदी में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जबकि दूसरा पॉइंट इसी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिएगा, बहुत अच्छा आउटलाइन बना दिया हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हिंदी में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। और इसके अलावा इन दोनों को मिला के एक नया क्वेश्चन बना देंगे, तीनों को कंबाइन करके भाई, इसको प्लस इसको, और उस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आप इसे कॉपी कर लो, क्योंकि आप अगर पूछेंगे, अगर आप ना अनसॉल्व खोल के देखेंगे तो 100% ऐसा कोई सा भी साल नहीं हुआ होगा जहां से यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो 11th क्लास के हो, चाहे BSc फर्स्ट ईयर वाले हो। मैं तो बोलता हूं अगर BSc फाइनल के स्टूडेंट नहीं बैठते ना तो भी यहां से बहुत सारा चीज कवर हो जाता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर में ये चीज काम आता ही आता है। तो सबसे पहले इसे कॉपी करो, डालते हैं, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद मैं ये पढ़ाने वाला हूँगा, उसके बाद वो पढ़ेंगे। तो चलिए रफ करते जाते हैं, देखिएगा कैसे। इसको मैं रफ कर देता हूँ, और सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हिंदी में बोलूँ तो बोल सकता हूँ कि लाइट का कणिका सिद्धांत, या हम लोग हिंदी में बोलने वाले हैं कणिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं भाई, हाँ वही तो बोलने वाले हूँ ना। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसके अंदर में एक्सप्लेन करी जाती है, कहता क्या है। इसको 11th क्लास के अंदर तो पढ़ा दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब भी लाइट ट्रैवल करता है, ध्यान दीजिएगा, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लाइट जब भी ट्रैवल करेगा या तो मीडियम में या फिर वैक्यूम में, जब भी मूव करेगा उस केसेस में इसमें इसकी नेचर हम मान के चलेंगे कि पार्टिकल के जैसे चलती है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिएगा, मतलब ये कि अगर लाइट ऐसे चलती है, जो हम लोग दिखते हैं, सनलाइट, EMR, जो भी रेडिएशन, जो भी चलता होगा, अगर मैं इसको लाइट मान के चल रहा हूं, तो इस सिद्धांत का कहना यह है कि लाइट जो चलती है वो कुछ इस तरह से चलती है, मतलब कि पार्टिकल फॉर्म में चलती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार लाइट का नेचर कण के समान होती है, अर्थात जब भी ये ट्रैवल करती है तो इसकी नेचर पार्टिकल के समान मानी जाती है। मेरे ख्याल से आप लिख भी सकते हैं यहाँ पास। तो मैंने आपको यहाँ पास यही बता दिया कि ये सिद्धांत का केवल यही कहना था कि लाइट अगर मीडियम में ट्रैवल करेगा या ट्रैवल करेगा, क्योंकि मीडियम की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो पार्टिकल की नेचर कैसे हो जाएगी, लाइट की नेचर कैसे हो जाएगी, पार्टिकल के जैसे हो जाएगी। तो यही इसका कहना था पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग। ये बात तो आप आसानी से समझ जाओगे। इसी से रिलेटेड है प्लांक क्वांटम थ्योरी, उसको मैं इसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, मेरे ख्याल से अगर आप बोलेंगे तो मैं लिखवा भी देता हूं कि इस सिद्धांत के अनुसार लाइट ट्रैवल करती है तो इसकी नेचर को हम पार्टिकल के जैसे मान के चलते हैं। ठीक है, पार्टिकल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, ये तो ठीक है। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए, और वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी। इसी के अंदर में जो मैं लिखा था, देखो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहना चाहता है।
प्लांक क्वांटम थ्योरी। और ये देखो प्लांक क्वांटम थ्योरी तो प्लैंक्स ने ही दिया रहा होगा, तो समझते हैं क्या बोलते हैं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी का 2-3 स्टेटमेंट है। हमने ये जान के रखा है कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी या कॉर्पस्कुलर सिद्धांत, कणिका सिद्धांत के अनुसार लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है या लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी नेचर पार्टिकल के समान होती है। दैट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर ये लाइट ट्रैवल कर रही है तो इसकी नेचर 100% पार्टिकल के जैसे होगा। और अगर ये पार्टिकल के जैसे होगा तो आप मुझे बता दो ये बंडल फॉर्म में पाए जा रहे भाई, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, भाई कंटिन्यूअस थोड़े है, तो डिसकंटिन्यूअस नेचर का है ना। तो इसका मतलब मैं यही ले सकता हूं कि प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट के नेचर कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पहला पॉइंट तो इसका है कि लाइट कंटिन्यूअस ना होकर के डिसकंटिन्यूअस होता है, जो कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं डिसकंटिन्यूअस नेचर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात यह है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिसकंटिन्यूअस तो हमने बोल दिया है। ये वाली और ये वाली, ये जो पैकेट दिख रहा है ना स्मॉल पैकेट, इसको मैं सिंपल सा स्मॉल पैकेट ही बोल रहा हूं। अगर आपको हिंदी में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो सूक्ष्म बंडल, छोटे छोटे बंडल। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग से कि आप इसको स्मॉल पैकेट ही बोलिए। अगर ये स्मॉल पैकेट फॉर्म में होगा तो ध्यान दीजिएगा कि इसी स्मॉल पैकेट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, क्वांटा नाम देते हैं। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं क्वांटा। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो इसकी नेचर डिसकंटिन्यूअस होता है और ये बहुत सारे स्मॉल पैकेट से मिलकर बनी होती है। और हर स्मॉल पैकेट को हम लोग क्या नाम बोल देते हैं, क्वार्टॉन, नहीं फोटो, क्वांटा बोल देते हैं। लेकिन 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 अगर 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 ये प्योरली लाइट के लिए बोल दूं, क्योंकि मैंने आपको EMR भी बोल के रखा है, तो EMR में इसको हम क्वांटा बोलते हैं। लेकिन अगर लाइट प्योरली लाइट के लिए बोलूंगा तो इसी क्वांटा को क्या नाम दे देते हैं, फोटोन नाम दे देते हैं। यही क्वेश्चंस आया था 11th क्लास के अंदर में। अगर 11th के स्टूडेंट होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि फोटोन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लिखना था आप लोग को कि लाइट जब ट्रैवल करती तो जो क्वांटा बनते हैं स्मॉल पैकेट को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। और स्मॉल क्वांटा को अगर मैं प्योरली लाइट के लिए अप्लाई कर देता हूं तो उस लाइट के लिए जो क्वांटा है उसे हम फोटोन कहते हैं। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाया हूं। क्या बात को मानते हो? किसी को कोई दिक्कत तो बताइएगा जरा। 53 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, नोट डाउन हो गया है। अच्छा, आगे चलिएगा। तो पहला पॉइंट तो मैंने कहा लिख दिया है, मैं लिखते भी जाता हूँ मेरे ख्याल से कि ये तो इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। अब हिंदी वाले बोल रहे होंगे कि हिंदी से लिखिए। हाँ, 100% हिंदी से लिखना है, लेकिन आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट तो आराम से कर सकते हो। मैंने बता दिया कंटिन्यूअस नेचर का नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और दूसरा, ये जो स्मॉल पैकेट होते हैं, इस स्मॉल पैकेट को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, इसे हम क्वांटा नाम दे देते हैं। और थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा कैसे, मेरे ख्याल से इसको रफ करके बना रहा हूँ। और वो पॉइंट ये है कि जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मतलब कि फोटोन या क्वांटा की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और इसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्थ पॉइंट कहना इसका यही था प्लांक क्वांटम थ्योरी का या प्लांक क्वांटम सिद्धांत का कहना यह था कि किसी भी लाइट की जब ये पार्टिकल फॉर्म में चलता है तो हर एक क्वांटा की एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। और न्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, न्यू को हम फ्रीक्वेंसी में अभी थोड़ी देर बाद आपको समझा दूंगा। अब यहां पर क्या करने वाले होंगे, देखो अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो 100% यहां इक्वल साइन लगाया जाता है, बच्चा जानता होगा H, और यहां पर क्या लगा दोगे न्यू, और यही एक फॉर्मूला बन जाता है
पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि न्यू इक्वल टू, सिंस न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा, तो मुझे बताओ यहां पर मैं c बाई लैम्डा तो रख ही सकता हूं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h यहां पर कांस्टेंट आ रहा है, तो h को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो h इक्वल टू क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको याद रखना है, तो लिख देता हूं मैं यहां पर 6.624 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है। तो चलिए यही आपको लिखना है, इतना आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट लगा हो तो जरूर एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा, जहां पर जिस भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया है। हाँ, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं क्या कि एनर्जी, लेकिन इतना छोटा छोटा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं क्या लिखता हूं थोड़ा सा बड़ा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा कि फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फोटोन की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, अगर आप बोलोगे तो इसे आवृत्ति बोल सकते हो, आवृत्ति के समानुपाती होता है। मेरे ख्याल से अब तो दिक्कत नहीं आएगा, वर्ड में मैंने लिखवा दिया है भाई। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो न्यू को हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे प्लस इक्वल लगाएंगे, इस तरह से मैंने सॉल्व कर दिया है। कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें से एक और पॉइंट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई प्लांक क्वांटम थ्योरी के अंदर में। तो जिनने, मैं एक पॉइंट छोड़ गया था प्लांक क्वांटम थ्योरी, वो भी पेपर के अंदर में आता है और वो पार्टिकल थ्योरी के अंदर में ही पढ़ा जाता है। देखिएगा इसका 5th पॉइंट क्या है, इसका 5th पॉइंट ये है कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इस थ्योरी का कहना था ना, जब भी कोई सब्सटेंस किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मैं प्योरली हिंदी में बोल रहा हूं, जब कोई पदार्थ किसी भी प्रकाश को अवशोषित करता है तो वह 1 क्वांटा, 2 क्वांटा, 3 क्वांटा, 4 क्वांटा ऑब्जॉर्व करता है। मतलब क्या मैं समझाया हूं, देखो भाई, अगर ये कोई सब्सटेंस है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं पदार्थ है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई बड़ा दिक्कत होता है, पदार्थ समझ में नहीं आती है, तो मैंने पदार्थ बोला है, सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को मैंने लाइट दिया, और लाइट तो अभी मैं आपके बता के रखा हूं ये कैसे होता है, ये पार्टिकल नेचर का होता है। और अगर ये पार्टिकल नेचर का होगा तो देखो पहले तो 1 ठो ऑब्जॉर्ब होगा, फिर 2 ठो, फिर 3 ठो, भाई कंटिन्यूअस थोड़ी ना जा रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब डिसकंटिन्यूअस ना जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे देखो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। इसका मतलब अगर ये इसको ऑब्जॉर्ब करना चाहे, अवशोषित करना चाहेगा, तो पहले 1 फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा, फिर 2 फोटोन को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, सबको एक ही साथ में थोड़े ले लेगा, आईना नहीं होगा भाई, तो एक एक ठो ऑब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब 5th पॉइंट में ऐसे बोल सकता हूं कि इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस का लाइट का अब्जॉर्बेंस या एमिशन, हिंदी में बोलूं तो उसका अवशोषण और उत्सर्जन कंटिन्यूअस ना हो करके वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अर्थात वो एक एक फोटोन को अब्जॉर्ब करता है और एक एक फोटोन को एमिट भी करता है। मतलब अगर ये एक एक ठो को अब्जॉर्ब किया है, तो अगर ये उत्सर्जित भी करना चाहेगा, एमिट भी करना चाहेगा, तो सबसे पहले 1 फोटोन को अब्जॉर्ब एमिट करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। जैसे मैं बताता हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर 5 फोटोन दिया है भाई, 5 फोटोन का मतलब 5 ठो डब्बा, सीधा सिंपल से बात के चलो 5 पैकेट मैंने दिया है, तो 5 बिस्किट का पैकेट है, और अगर ये लेगा तो सबको एक ही साथ थोड़े ना लेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। और उसको अगर मुझे फेंकना भी बिस्किट के पैकेट का, तो आप क्या करोगे, पहले 1 फेंकोगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो सिमिलरली वही है कि अगर इस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी एक एक फोटोन करके एब्जॉर्ब करता है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, और अगर एमिट भी करेगा तो भी
ये तो भी एमिट भी करेगा तो भी ये 1 by 1 करेगा, 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि इस थ्योरी का कहना ये था कि लाइट का एब्जॉर्बेंस, हिंदी में बोलना चाहूँ तो अवशोषण कैसे होता है, ये इंटीजर में होता है। इंटीजर का मतलब 1 क्वांटा 2 क्वांटा, मतलब n फोटोन अब्जॉर्ब करता है भाई। तो मैं सीधा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ NH का मतलब क्या हुआ कि n का मतलब ये हुआ कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5। अब बोल रहे होगे एच न्यू क्या है भाई, इसी को तो हमने बोला है एनर्जी ना। तो अगर ये सब्सटेंस को एक एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पहले एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। तो एन की वैल्यू कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, इट्सेट्रा। तो यही इस थ्योरी का कहना था। इसका मतलब लाइट का एब्जॉर्प्शन, या मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो नहीं, इसका लाइट का एमिशन भी अगर होता है, लाइट का एमिशन भी होता है तो भी NH न्यू ही होगा, जहां n का मतलब 1 2 3 4 5 इट्सेट्रा है। बता दो ये पॉइंट तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्या आपको समझ में आया? नहीं तो मुझे और लोअर लेवल से पढ़ाना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई नाम से पता चल रहा होगा, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ लेना होगा। तो चलिए कंबाइन मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर मैं कोई भी एक मेटल रखा हूँ, और मेटल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक तो समझ लो धातु, ठीक है। अब ये कोई धातु है, इस मेटल के सरफेस पर मैं क्या इंसिडेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंसिडेंट करा रहा हूँ लाइट। और अभी आपने पढ़ के रखा है कि लाइट कौन सा फॉर्म में चलता है, पार्टिकल फॉर्म में चलता है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर बोल दे रहा हूं क्या, लाइट। और अगर इसे आप लाइट बोल रहे हो तो लाइट का नेचर तो आपको क्या होता है, पार्टिकल का, और पार्टिकल नेचर का होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोन। या मैं सिंपल सा बोलना चाहूं तो इस फोटोन को हम लोग धातु की सरफेस पर या मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। अब देखिएगा यहां पर कहानी क्या हो जाएगा, मैं समझाता हूं कि मेटल की सरफेस पर जब फोटोन या सूर्य की किरणें या लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ कर देते हैं। ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलना शुरू कर देते हैं। इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, हम बोल सकते हैं कि जब फोटोन मेटल की सरफेस पर आपतित होती है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इस फिनोमेना को या इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हीना से वो बोल रही है कि हम लोग एक साथ हैं, कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कि मैं सिंपल से इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि व्हेन फोटोन आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दिस फिनोमेना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और यहाँ पर बताने वाला हूँ, बताओ अगर ये फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो इस फोटोन की एनर्जी आपने कितना लेके रखा है, एच न्यू लेके रखा हो। अभी लिखा था भाई E इक्वल टू एच न्यू, तो ये क्या है, फोटोन की एनर्जी। और अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो न्यू को हमने क्या बोल के रखा था, फ्रीक्वेंसी बोल के रखा था, आवृत्ति बोल के रखा था। अब बहुत अच्छी बात यह है कि अगर इसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं बोलना चाहूं तो E, क्योंकि E इक्वल टू एच न्यू पढ़ा के रखा हूं भाई। तो मैं सिंपल सा एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आपने एच न्यू यहां पर दिया तो ये एच न्यू दो चीजों में खर्च होती है। मतलब मेटल की सरफेस पर आपने इतना एनर्जी दिया हुआ है, ये एनर्जी में से कुछ एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम करेगा, और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में होगा। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो सुन लो आप क्लास के अंदर में बैठे हो, कोई आपको वहां से भगाना चाह रहा है,
भगाना चाहेगा तो सबसे पहली बात तो एक अपना बोलने में खर्च करेगा कि तुम उठ जाओ, और दूसरा बात आपको भगाने, मतलब दो बातें हुई वहां पर। पहले आपको खड़ा करने के लिए बोला गया और उसके बाद आपको भागने के लिए बोला गया। तो सिमिलरली वहीं पर बोल रहा हूं कि भाई अगर मुझे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकल तो गए, अब इलेक्ट्रॉन को दूर भी भगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो मिलता कहां से है, hν से मिलता है, मतलब फोटोन से मिलता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं सिंपल सा ये कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी है वो दो चीजों में खर्च हो जा रही होगी। तो यहां पर लिख सकता हूं क्या कि टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो दो चीजों में खर्च हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बड़ा दिक्कत हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और प्लस हम लोग क्या बोलेंगे उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो यहां पर लिख देता हूं गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। भाई हिंदी बनवा दिए यार तुम लोग, बड़ा हो गया, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दे रहा हूं भाई, नहीं तुम लोग तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं टेंशन मत लो, करने में। बताओ, मैंने बोला है कि जो टोटल एनर्जी है वो दो चीज है। तो पहली बात, टोटल एनर्जी आपने कितना दिया है, hν। तो यहां पर क्या लिखोगे, पेन भी नहीं चल रहा यार, बड़ा मुश्किल है। हाँ, टोटल एनर्जी मैंने क्या बोल के रखा है यहाँ पर, hν। बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश वालों के लिए भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 3 यहां पर लिखेंगे सोल्ड, ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं देहली ऊर्जा। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोल देंगे देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी जरूरत पड़ी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं। बाकी जो एनर्जी रह गई है वो क्या चीज में खर्च हो जाएगी, क्या बोलते हैं यार, सॉरी देहली ऊर्जा बोलता हूं, सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दूसरा, इसको निकालने के बाद इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। इसका मतलब hν का एक चीज तो कंफर्म हो गया कि टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी क्या चीज में खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। और बताओ, गतिज ऊर्जा को तो बच्चा बच्चा जान रहा होगा, क्या से शो करते हैं, तो बच्चा बच्चा जान रहा होगा ½mv² से। बताओ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, मुझे कंफर्म पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, गारंटी। बताओ बताओ बताओ, पहले एक बार बता दो, चैटिंग बॉक्स क्यों नहीं खुल रहा। बोल तो रहे हैं क्लियर है, बता दो भाई। मैं समझ गया था, एक बार और बताना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको रफ करते को रखते जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको मैं समझा दिया कि hν में से कुछ एनर्जी थ्रेशोल्ड में खत्म हुई और कुछ काइनेटिक एनर्जी में। तो hν इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को hν0 से रिप्रेजेंट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी किससे प्रेजेंट करते हैं, ½mv² से। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो hν इक्वल टू क्या हो गया, hν0 ½mv²। इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब बताओ किसको किसको प्रॉब्लम आई, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे,
अब आपको क्या करना है, देखो मैं क्या कर लेता हूँ, एच न्यू नॉट को इस साइड लेके आ जाऊँ क्या? अगर आप इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एच न्यू, और ये हो जाएगा एच न्यू नॉट, यहाँ पर बन जाएगा हाफ, ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही होने वाला होगा। बताओ यहाँ से एच एच कॉमन दिख रहा होगा तो एच को आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा हाफ एम बी का स्क्वायर। 2 को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, 2h यहाँ पर न्यू और ये न्यू नॉट और इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ, हाफ एम बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। लेकिन एक बात और कर सकते हैं, देखिएगा क्या कि बताओ, अभी मैं कुछ टाइम पहले ही आपको बता के रखा हूँ कि न्यू होता है वो c बाई लैम्डा के इक्वल होता है। भाई अगर c बाई लैम्डा के इक्वल है तो बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 यहाँ पस h, यहाँ पस मैं क्या लिख सकता हूँ, c बाई लैम्डा, और यहाँ पस लिख सकता हूँ c बाई लैम्डा नोट। रुक जाओ भाई, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है तो मैं यहाँ पस न्यू नोट इक्वल टू c लैम्डा नोट तो लिख ही सकता हूँ। इस वैल्यू को यहाँ पस रख डालो तो क्या बन जाएगा, 2h इक्वल टू ये हो जाएगा c बाई लैम्डा, यहाँ पस माइनस c बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू यहाँ पस बन जाएगा क्या, एम बी का स्क्वायर। अब एक बात और करो, यहाँ से c भी कॉमन दिख रहा होगा और अगर c कॉमन दिख रहा है तो क्या लिख सकता हूँ, h यहाँ पर c कॉमन हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बता दो आपको ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है भाई, ये आपको करना था, मेरे ख्याल से आपको